वीडियो देखो क्योंकि फ्री इंटर्नशिप ये वीडियो है। आपको मैं साइट पे ले जाऊंगा, आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सरिया प्रोवाइड करोगे। अगर वो सही तरीका है, एक सिंपल तरीके से सरिया प्रोवाइड किया जाता है आपकी स्लैब पे। मतलब सिंपल 12 बाई 12 का सरिया प्रोवाइड कर दिया। मतलब मेन में भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये किया जाता है, जहाँ आपको कुछ आइडिया नहीं है कि 1 वे स्लैब क्या है, 2 वे स्लैब क्या है, क्रैंक क्या है, कैसे प्रोवाइड करना होता है सरिया। अगर मैं बताऊं, अगर सही से आपको कोई स्लैब डिज़ाइन करनी है तो आपको इस तरीके से सरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाओ। मोस्टली मैं देखा हूँ लोग नहीं जाते हैं, लगा लो रूरल एरिया में घर बनाते हैं जो, तो वो नहीं जाते हैं कि खुद से डिज़ाइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से करवाते हैं। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ेगा आपका जो रूम है कितना बड़ा है, लॉबी कितनी बड़ी है, उस हिसाब से आपको उसमें सरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ्लैट स्लैब की तरह नहीं कि सीधा सीधा सरिया डाल दिया, तो उसमें क्या होगा, थोड़े टाइम बाद क्रीप आ जाएगा, आपकी छत थोड़ी बैठ सकती है, क्रैक आ सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी है, वो खुद आप देख सकते हो एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए घर का ओनर, आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ 1 वे 2 वे स्लैब के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा बीम होता है, ठीक है, उसको अगर आपको डिज़ाइन करना है, प्लिंथ बीम है या स्लैब का बीम है, तो आपको फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, आपको आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर नहीं हायर करना है, खुद से करना है। क्योंकि छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन, डुप्लेक्स घर हो गया, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो गई, उसमें आप ले सकते हो, इतना कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगती है, उसमें थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं और आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। तो अगर वो चीज़ें करनी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में एक गलती बताऊंगा, बीम में ही वो गलती है कि बीम में एक गलती की जाती है, जो वो गलती छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है। क्योंकि बीम डिज़ाइन कर रहे हो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और अगर प्रॉपर से वो बीम या स्टीरअप आपने प्रोवाइड नहीं किए तो दिक्कत आ सकती है। तो वो कंप्लीट पैकेज वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ये बोल के या कुछ भी, तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम 1 वे 2 वे स्लैब का सीखते हैं, फिर हम बीम का डिज़ाइन करेंगे, फिर हम उसकी गलती देखेंगे। थियोरेटिकल प्लस लाइव आपका दोनों आज की वीडियो में होने वाला है। तो ये सामने आप देख रहे हो, जहां मार्किंग की होती है वहां सरिया डाला जाता है। ये हमारा टॉपिक बाद में है, पहले है 1 वे 2 वे स्लैब। 1 वे 2 वे स्लैब को सिंपल भाषा में समझो, जहां चारों तरफ बीम हो। मतलब कोई स्लैब है, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये एक छोटी सी स्लैब है हमारी, एक शॉप की, एक दुकान की, ठीक है। इसके चारों साइड पे बीम आप देख रहे हो, चारों साइड पे बीम है और बीच में सरिया है और चारों तरफ क्रैंक टूटा है। अगर चारों तरफ क्रैंक बार डाला हो, मेरे एग्जांपल का, ये जरूरी नहीं है चारों तरफ क्रैंक बार टूटा हो तो वो 2 वे स्लैब ही होगी, लेकिन एक हम इसको लेके चल सकते हैं, थंब रूल लेके चल सकते हैं। चारों तरफ जहां बीम होता है उस स्लैब को हम मोस्टली 2 वे स्लैब बोलेंगे, और चारों तरफ वहां क्रैंक भी टूटा होगा। क्रैंक बार की बार हम बात करेंगे। क्रैंक बार होता क्या है, जैसे सामने आप देख रहे हो, ये क्रैंक बार ही है। तो और जो हमारा 1 वे स्लैब होता है उसमें क्या होता है, जैसे हमने कहा 2 वे स्लैब में चारों तरफ बीम है, और 1 वे स्लैब में क्या होगा, दो तरफ बीम होंगे। मतलब जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो दो तरफ होगा, और 2 वे स्लैब में चारों तरफ हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 1 वे स्लैब में हमारा दो तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे आप सामने देख रहे हो, दो तरफ बीम है, बीच में स्लैब है। इतना क्लियर हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी हम थियोरेटिकल में चलते हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी चल रहा होगा। इतना अच्छे से समझ आएगा कि आप गारंटी, में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 8 से 10 मिनट की वीडियो हमारी रहती है मोस्टली, तो उसमें आपको समझ आएगा 1 वे और 2 वे का फुल कॉन्सेप्ट। देखो, पूरा कंप्लीट ध्यान यहाँ पे देना। ये हमारा आ गया 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ भी किया और कंप्लीट समझोगे आप। ये आ गया हमारा 1 वे स्लैब, इसको समझते हैं हम क्या है ये 1 वे 2 वे। देखो इसमें क्या है, ये जो बीम होगा ये एक तरफ, मतलब दो तरफ हमारा बीम होगा और बीच में हमारी स्लैब होगी। ये होगा हमारा 1 वे स्लैब। ये सरिया डाला होगा, यहाँ कास्ट हो गया, ये हो गया हमारा 1 वे स्लैब। क्लियर। 2 वे में क्या होगा, दोनों तरफ, चारों तरफ बीम होंगे। ये बीम आ गया, ये बीम आ गया, ये बीम आ गया, ये बीम आ गया, बीच में स्लैब होगी। इतना क्लियर हो गया, ये यहाँ तक पहुँच गए। अभी हमने समझना है वो थियोरेटिकल, वो भी समझा देता हूँ, जो हमारा लेंथ ब्रेड्थ वाला केस था। देखो होता क्या है, 1 वे स्लैब में क्या होता है, एल वाई ब्रेड्थ, ये इसकी लेंथ आ गई, ये इसकी ब्रेड्थ आ गई, ठीक है। लेंथ हमने ले ली 6 मीटर, वो लंबा है, और 2 मीटर वो चौड़ा है। तो लेंथ हो गई 6 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आया 3, ठीक है। तो 3 क्या होता है, अब इस केस को समझना क्या है, ये जो लेंथ डिवाइड बाई ब्रेड्थ अगर ग्रेटर देन बाई 2 आए
तो वो होती है हमारी 1 वे स्लैब। क्लियर यहाँ तक? तो 3 आ रहा है तो ये ग्रेटर आ रहा है 2 से, तो ये हो गई हमारी 1 स्लैब। इससे भी हम समझते हैं 1 वे स्लैब। और इसको अच्छे से मैं एग्जांपल अगर बताऊं 1 वे स्लैब की आपको, तो 1 वे स्लैब जो होती है हमारी, जो बरांडा वगैरह होते हैं, बरांडे हमारे लंबे होते हैं, ऐसे बरांडा होगा, यहाँ जो बीम होगा, यहाँ बीम होगा, यहाँ पिलर होते हैं, यहाँ पिलर, जहाँ जो छज्जा निकला होता है हमारा खिड़कियों के ऊपर, यहाँ उसको भी हम इसी में काउंट करते हैं। जो 2 वे स्लैब होगी उसमें क्या होगा, इसकी जो लेंथ है हमने ले ली, लेंथ इसकी है अप्रॉक्स हमारी 3 मीटर, ठीक है, और जो ये ब्रेड्थ है इसकी है 2 मीटर। क्लियर? अभी हम कर लेते हैं L डिवाइड बाई बी, ब्रेड्थ जो होती है लेस देन 2 होनी चाहिए हमारी। तो लेंथ हमारी 3 मीटर, ब्रेड्थ है 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 1.5, और 1.5 हमारा 2 से लेस आ रहा है, तो वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, ऐसे हमारी हो गई 2 वे स्लैब। क्लियर? ये हमारी थी 1 वे स्लैब और ये हो गई हमारी 2 वे स्लैब। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। अभी आगे क्या चीज़ है, ये हमारा जो लगा लो, ये कॉलम है 2, और ये सामने में मैं सामने से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये, सॉरी इसको मैं फोकस कर लेता हूँ। देखो ये स्लैब है हमारी, जब 1 वे स्लैब पे लोड पड़ता है, यहाँ लोड पड़ा, तो जो हमारी 1 वे स्लैब होगी वो ऐसे बक्कल करेगी, ऐसे शो होगी आपको, ठीक है, ऐसे शो हुई, तो उससे आइडिया लग जाता है हमारा क्या है ये 1 वे स्लैब। और जो 2 वे स्लैब होगी उसका लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों तरफ और होगा, और जब उस पर लोड पड़ेगा वो यहाँ से भी ऐसे बेंड होगी और इस तरफ से भी, मतलब एक प्लेट की शेप बना लेगी बेंड के टाइम, जो प्लेट हमारी होती है ऐसे कोली, तो उसके तरह वो दिखेगी 2 वे स्लैब। यहाँ तक क्लियर हो गया? 1 वे स्लैब में और क्या चीज़ होती है, 1 वे स्लैब में हमारी जो थिकनेस होती है स्लैब की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सरिया होता है वो कम होता है। मैं सरिया का भी मेन चीज़ दिखाऊंगा कि सरिया कैसे डलता है 1 वे 2 वे स्लैब में, वो देखना है हमने। तो जो थिकनेस होती है 1 वे स्लैब में वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो 6 इंच भी होती है, 6 इंच से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन 2 वे स्लैब में क्या होता है, सरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ भी सरिया है, यहाँ भी सरिया, यहाँ भी सरिया, तो उसमें थिकनेस हमारी 6 इंच ही रहती है, 6 इंच से ज़्यादा हम थिकनेस उसकी नहीं करते। इस तरीके से भी आप पहचानते हो उस चीज़ को। अगली मेन चीज़ देखना, जो सरिया डालता है, 1 वे स्लैब जो थी हमारी वो 6 मीटर ऐसे लंबी थी। मैं जल्दी बोर्ड पे आपको स्टार्ट करने वाला हूँ पढ़ाना, तो अभी थोड़े दिन मैनेज कर लो, क्योंकि पेपर में मेरे को लगता है फोकस सिर्फ इस पे ही रहता है, नहीं तो वो मेरी शक्लें देखते रहोगे। 6 मीटर ये थी। तो जो मेन सरिया पड़ेगा, 1 वे स्लैब की बात कर रहा हूँ, जो मेन बार पड़ता है वो ऐसे पड़ता है, ऐसे, ठीक है, यहाँ से लंबे साइड पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन बार, और जो क्रैंक टूटता है क्रैंक बार वो यहाँ से टूटता है। क्रैंक बार का भी मैं आने वाला हूँ उस पर कि क्रैंक बार क्या होता है। यहाँ से क्रैंक बार टूटेगा, यहाँ से क्रैंक बार पे अलग वीडियो आएगी, फिर से मैं क्रैंक बार पे वीडियो लाने वाला हूँ। तो जो 2 वे स्लैब होगी वो हमारी कुछ 3 मीटर बाय 2 मीटर थी, 3 बाय 2 की थी। इसमें मेन बार हमारा यहाँ से पड़ेगा पहले, फिर यहाँ से चारों तरफ मेन बार पड़ता है। और जो मोस्टली फ्रेम स्ट्रक्चर बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, उसमें 2 वे स्लैब ही प्रोवाइड की जाती है। जहाँ बिल्कुल ज़ीरो ज़्यादा लोड नहीं होगा वहाँ पे वो 1 वे स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं। अभी इसी के दौरान एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि जो क्रैंक बार, ये है हमारा क्रैंक बार। देखो 1 मिनट में आपको थोड़ा बता देता हूँ 2 वे स्लैब का थोड़ा, जो सॉरी ये ऐसे, ये हमारा सरिया गया, ये गया, ये क्रैंक बार गया, ये बीम था हमारा, ये बीम थे 1 वे स्लैब का मैं बता रहा हूँ। तो उसमें कुछ ऐसा स्टील आपको दिखेगा, ऐसे लंबा कर देता हूँ बीम में थोड़ा और आपको आइडिया लगेगा। ये ऐसे, ये क्या है, ये है हमारा क्रैंक बार, और यहाँ भी क्रैंक बार है, ये भी क्रैंक बार है, ठीक है, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे आ जाएगा इस पे ऊपर। ये मैं लाइव वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे सरिया डलता है। ये आ गया 2 वे स्लैब में कुछ ऐसा आपका बनेगा। ये बीम है चारों तरफ, ये यहाँ से मेन बार गया, ये क्रैंक टूटा, यहाँ से मेन बार गया, ये क्रैंक टूटा, ये गया, और यहाँ से भी सेम आएगा, ये ऐसे आया, ऐसे टूटा। ड्राइंग थोड़ी मेरी वैसे ही है, ऐसे आया, ठीक है, मतलब दोनों चारों तरफ क्रैंक टूटेगा। अभी इसी में से क्वेश्चन निकलता है कि क्रैंक बार क्या होता है। देखो क्रैंक बार हम मोस्टली इस पर वीडियो तो अलग से आएगी, मैं थोड़ा बता देता हूँ। बेसिक एक क्वेश्चन पुटअप होता है जब 1 वे 2 वे स्लैब का पूछा जा रहा होता है, तभी क्रैंक बार के बारे में पूछा जाता है कि जो क्रैंक बार होता है वो क्या करता है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जो होता है उसको काउंटर करते हैं। हॉगिंग के बारे में पता ही है आपको। तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को कौन, क्रैंक बार, टॉप बार प्रोवाइड करता है, और जो बॉटम होता है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को काउंटर करता है। और अगर आपको पूछे कोई कि और क्या करता है क्रैंक बार, तो जो शेयर फोर्स क्रिएट होती है, देखो बीम और जहाँ सपोर्ट्स होती है ना, जहाँ सपोर्ट होगी वहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होती है, वहाँ पे मोस्टली शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। और अगर
आपने क्रैंक बार प्रोवाइड की होंगी, जो आपकी स्लैब टूटेगी ना जब, तो वो एकदम से नहीं टूटने वाली, उसमें क्रीप थोड़ी थोड़ी पहले झुकेगी, वो उसके बाद टूटेगी। मतलब एकदम से ब्रिटल से नहीं वो टूटेगी कि एकदम से गिर जाएगी, पहले झुकेगी फिर गिरेगी। तो मोस्टली इसलिए हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। पुरानी स्लैब आपने देखी होंगी, जिनके घर में स्लैब टूटती है वो एकदम से टूट जाती है, तो ये होता है। और क्रैंक बार का एंगल कितना 45 डिग्री रखते हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए आएगा। लेकिन आई होप आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कौन सा? जो हमारा 1 वे और 2 वे स्लैब का था। 1 वे और 2 वे स्लैब का मेन चीज़ वो थी, इसको सिंपल भाषा में समझ लो, 2 साइड बीम होगा, वहाँ पे हमारा 1 वे, चारों साइड बीम है, वहाँ पे हमारा 2 वे स्लैब रहता है, और सरिये के डिज़ाइन पे होता है ये सब, ठीक है। देखो स्लैब का हम समझ चुके हैं, कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें हमें लगी नहीं। वैसे ही बीम का भी रहेगा। बीम का मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। आप खुद से अपने घर का बीम डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि ये कोई हम कमर्शियल बिल्डिंग के लिए नहीं कर रहे। रेजिडेंशियल एक छोटी फैमिली के लिए डुप्लेक्स हाउस है या सिंगल स्टोरी हाउस है, उसके लिए ये स्टील डिटेल आप फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा बीम है, मतलब ऐसे तो आपके घर में जितने कॉलम आएंगे उसी हिसाब से, तो ये 4 कॉलम आप देख रहे हो। एक मैंने एग्जांपल ले ली कि आपका जो भी कॉलम होगा उसमें आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रखना है, 4 मीटर, मतलब 4 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस में रखना। और इस हिसाब से अगर मतलब आपका स्क्वायर बन रहा है एक रूम का, तो ऐसे आपका 2 मीटर रहेगा, मतलब 2 मीटर और 4 मीटर आप ऐसे डिस्टेंस रखो। इस हिसाब से आपको कॉलम प्रोवाइड करने। तो उसमें आपको क्या देखनी है, टिप्स में 6 से 7 आपको बताऊंगा। जब भी बीम डिजाइन करोगे ये चीज जरूर ध्यान रखना। जो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो ऊपर का बार है हमारा, पहले जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम रहता है उसमें लोड का इफेक्ट सबसे ज्यादा यहां रहेगा, यहां रहेगा और यहां रहेगा। मतलब अगर यहां से लोड पड़ेगा उस पर, तो यहां से फेलियर होने के चांसेस यहां से सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के हमें बीम डिजाइन करना पड़ता है। तो हम बॉटम बार, क्योंकि हमारा जो मेन जो टेंशन जोन होगा वो हमारा है बॉटम का, ये टेंशन जोन हो गया हमारा, ये कंप्रेशन जोन हो गया। अगर आप टेक्निकल पर्सन नहीं भी हो तब भी ये वीडियो देखोगे, आप इजीली बीम डिजाइन कर सकते हो अपना। इसकी हाइट कितनी रखनी है, बीम की विड्थ कितनी रखनी है, वो सब चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बॉटम का सरिया हम प्रोवाइड करते हैं 16 डाया का 2 नग, ओके क्लियर। और टॉप का हम करेंगे 16 डाया का 2 नग। लेकिन इसमें मेन चीज क्या ध्यान देनी है आपको, मेन चीज ध्यान देनी है आपको, यहाँ जो बॉटम में होता है बॉटम एक्स्ट्रा या कटल बार प्रोवाइड करने हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कितने पे आपका बॉटम एक्स्ट्रा आएगा। देखो यहाँ ये बॉटम है हमारा, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 2 नग आगे, ये भी 2 नग कितने के होंगे, 16 डाया के 2 नग, मतलब टोटल बॉटम में हमारे 4 नग 16 के हो गए। लेकिन हमें ये कितने प्रोवाइड करना है, बीच में प्रोवाइड करना है। और ये कहाँ कितना होगा आपका, L/2 के हिसाब से। L/2 कितना हो गया, 4 मीटर है हमारा, 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 मीटर हो गया। तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, 2 मीटर, क्लियर। अभी जो टॉप एक्स्ट्रा रहेगा आपका, और डेवलपमेंट लेंथ आपको प्रोवाइड करनी है, डेवलपमेंट लेंथ दिख रही है आपको, एंकरेज लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ हमारी, ये जो टॉप एक्स्ट्रा आएगा वो आएगा हमारा L/4 के हिसाब से। तो वो आपका कितना हो गया, यहां से आपको L/4 कितना हो गया, L4 डिवाइड बाय 4, 1 मीटर। तो यहां से आपको कितना रखना है, 1 मीटर आपको रखना है, क्लियर। और यहां से भी आपका जो टॉप एक्स्ट्रा आएगा वो फेस से 1 मीटर बाहर रहेगा। और वो जो आएगा आपका जो टॉप एक्स्ट्रा इधर तक, वो आएगा 16 डाया का 2 नग, क्लियर। मतलब अभी अगर मैं सिंपल इधर लिखूं, उधर थोड़ा ऐसे हो गया। तो ये हमारा बीम था, यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा आया, ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा आया। ऊपर हो गए हमारे 16 डाया के 4 नग, और नीचे भी 16 डाया के 4 नग। लेकिन होता क्या है, सरिया कैसे आप वेस्टेज जाता है, आपको जो भी होगा वहां पे आपको जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह रहते हैं वो आपको 4 नग डायरेक्ट पहना देंगे, ऊपर 4 ऊपर 4 नीचे। तो वो सरिया की वेस्टेज ही, आपको क्या करना है, जहां पे इफेक्ट पड़ेगा लोड का सबसे ज्यादा, तो हमें वहीं सरिया प्रोवाइड करना होता है। तो हमारा जो मेन जोन रहता है यहाँ पे फेलियर का, और यहाँ, ठीक है। और ये क्या है, इस पे मैं वीडियो 3-4 बना चुका हूँ। क्या यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जहाँ 0 होता है, वो चीजें मैं सब क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन ये सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ये हो गया। 3 रूल ये हो गए हमारे। चौथा, बीम डिजाइन करोगे तो हमें इसकी तो डेप्थ चाहिए, हाइट चाहिए इसकी। तो वो कैसे निकलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसकी हाइट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, जो आपका h होगा, डेप्थ होगी, DH लिखो या D लिखो, वो होगी L/12। L आपका कितना है हमारा, L है 4,
ठीक है, 12 4 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा आ गया 0.33 mm। ये मीटर में था, मैं 333 mm लिख दो, यहाँ ये मीटर में रखो, ओके। ये आ गया 0.33 मीटर, क्लियर, मतलब 330 mm। तो इसको अप्रोक्स हम कर देते हैं कितना, 350 mm। तो आपको अगर उसकी डेप्थ आप 350 mm रखते हो, विड्थ आप रखें 9 इंच या मतलब 230 की दीवार है आपकी, तो कॉलम का साइज भी वही रहेगा आपका। तो आपकी विड्थ हो गई 230 mm और डेप्थ आपकी कितनी हो गई, वो होगी 350 mm। और उसमें सरिया हमने कितना प्रोवाइड किया, 4 नग ऊपर 2 के, मतलब 16 के 4 नग, लेकिन 2 जो बार रहेंगे वो थ्रू आउट रहेंगे, लेकिन 2 नग जो रहेंगे वहां यहाँ पे और यहाँ पे, और बॉटम एक्स्ट्रा का हमारा यहाँ पे 2 नग हो जाएंगे, टोटल हमारे 4 नग बॉटम एक्स्ट्रा के हो गए। मतलब ये रूल आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये रूल आपको फॉलो कहाँ करना है, जहां आपकी मतलब मैक्सिमम आप, और कॉलम पे मैंने वीडियो बनाई थी कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितना रख सकते हो। मिनिमम हमारा हो गया 2 मीटर, जहां हमारी सीढ़ी वगैरह रहती है वहां हम 2 मीटर, क्योंकि सीढ़ी हमारी चढ़ेगी, 2 मीटर की जगह चाहिए 1100 यहां से चढ़ेगी, यहां लैंडिंग आ जाएगी, यहां से सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगी। तो वहां के लिए हमें 2 बीम जो कॉलम है वो 2 मीटर पास चाहिए होते हैं। बाकी हमें 4 मीटर से कम नहीं रखना है और 5 मीटर से ज्यादा कॉलम डिस्टेंस नहीं रखना है अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। ऐसे जो डिजाइन किए जाते हैं वो तो 12 मीटर भी रखेंगे, 6 भी, 10 भी, 20 भी, तो वो उसी हिसाब से कॉलम भी डिजाइन किया जाएगा, बीम भी डिजाइन किया जाएगा। लेकिन इस मामले में अगर आप अपना घर बना रहे हो, वहां आपको ये रूल फॉलो कर सकते हो। जब आपको डेप्थ निकालनी होगी तो आपको क्या करना है, जो भी लेंथ हो H इक्वल टू क्या करना है, L डिवाइड बाई 12। L हमारा जो थी वो कहां से कहां है, बीम कॉलम के सेंटर से लेके दूसरे कॉलम के सेंटर तक हमारा L रहता है, जो इफेक्टिव लेंथ हमारी होती है। तो उसी हिसाब से ये डिजाइन किया जाता है। मतलब जब भी आप अपने घर का कॉलम डिजाइन करो तो ये जो मैंने 5 से 6 चीजें आपको बताई, ये मस्ट फॉलो करना, क्योंकि ये सेफ ही रहेगा। एक थंब रूल लेके चलो इसको। बाकी तो आप अगर आर्किटेक्ट के पास जाते हो, इंजीनियर के पास जाते हो, वो अच्छे से आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिजाइन करके देगा, खुद एलिवेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर बिना कॉन्ट्रैक्टर पे आप जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर बना रहे, कईयों को तो काफी ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो मतलब एक कॉपी करेंगे, जैसे पुराना घर था वहीं से नया बनाएंगे, लेकिन उस चीज में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको ये चीजें खुद भी चेक कर लेनी है। बाकी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से आप कंसल्ट कर सकते हो। चलो इसका भी आइडिया लग गया। अभी गलती को तो देखना पड़ेगा। हम साइड पे आ चुके हैं, लाइव आपको दिखाने वाला हूँ मैं, पूरा आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे हम गलती पकड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ये बेंडर जो स्टील बांध रहे हैं ये कर देते हैं, लेकिन आपको एज ए ड्राइंग में मेंशन नहीं होती हैं ये चीज़ें, लेकिन आपको एज ए साइट इंजीनियर ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वो कैसे पकड़नी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि ये जो मिस्टेक है वो स्टीरअप में है। तो स्टीरअप क्या हुआ हमारा, सामने आप देख रहे हो मेरे फिंगर जिस पे है, ये हमारे टोटल स्टीरअप, इन्हें रिंग बोलो, स्टीरो बोलो, ये बीम में आरसीसी बीम होगा उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या, क्यों हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले सबसे पहले बताता हूँ कि गलती क्या हुई है। सामने आप देख रहे हो ये हुक दिख रही होगी आपको, मतलब स्टीरअप में हुक की हुई है, ये सामने जिसमें फिंगर है मेरी। तो क्या होता है, हुक आपको टोटल हर जगह प्रोवाइड करनी है। मतलब टोटल इन द सेंस कि जैसे ये हुक है, मतलब ये 6 लेग रिंग है हमारा, 6 लेग रिंग में हमारा हुक रहेगा 3, तो बार कितने, 1 2 3 4 5 बार हैं। तो हुक जो आनी चाहिए वो हर तरफ हुक आपकी अल्टरनेट होनी चाहिए। ये सबसे पहली आपको चीज़ देखनी है। ये काफ़ी ज़्यादा साइड पे मिस्टेक की जाती है कि हुक क्या होता है, जितने बार होते हैं मतलब एक साइड से हुक लेते जाते हैं, लेकिन इसमें भी 6 लेग रिंग में हो, 4 लेग रिंग हो, 2 लेग रिंग हो, हर एक में आपको हुक अल्टरनेट करती जानी है। मतलब एक बार एक स्टीरअप बार में आएगी, दूसरी बार दूसरे बार में आएगी, तीसरी बार तीसरे बार में। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर कि प्रॉपर वे से हुक प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं। एक बार बीम बंद गया तो उसका कोई मतलब खोलने का इलाज नहीं है, क्योंकि एक बार इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जाएगा बांधने में। अगर उसको खोलना पड़े तो वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो जब भी बीम बंधवाओ आपको ये चीज़ ध्यान देनी ही देनी है। तो साइड पे इधर क्या गलती हुई है, सामने आप देख रहे हो, यहाँ इस बीम में तो प्रॉपर वे से हुक प्रोवाइड की गई है। मैं एक बीम दिखाता हूँ उसमें कैसे हुक प्रोवाइड की है, क्या गलती है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि हुक का मेन मकसद क्या है बीम में प्रोवाइड करने का। अभी अगर आप इस बीम में देखें क्या हुआ है, देखो जो स्टीरअप है ये 4 लेग रिंग है इसमें, लेकिन जो स्टीरअप है वो उसका हुक कहाँ कहाँ है, देखो जो सेंटर का बार है उसमें हुक नहीं है, उसका बेंट है। तो ये मिस्टेक क्या हुई है, जो हुक है वो सब एक साइड प्रोवाइड कर रही है, जो बाहर का बार है लॉन्गिट्यूडनल बार
उसमें हुक सब प्रोवाइड कर दिया है। ये इसमें मिस्टेक है। इसमें क्या था, ये 4 लेग रिंग था, इसको आप अल्टरनेट कर सकते थे कि जो हुक रहेगा वो हर एक बार पे आए। इससे क्या होगा, देखो आपने एक और गलती यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार है उसमें भी स्पेसिंग ज़्यादा है। देखो बीच वाले जो दो हैं उनमें हमारा ज़्यादा है स्पेसिंग और दो साइड वाले हैं उसमें कम है। ये भी गलती है। ये चीज़ें आपको देखनी होती है। पूरा स्ट्रक्चर इस पे डिपेंड होता है हमारा कि प्रॉपर स्पेसिंग हम बार के जो बार हैं स्टीरम है उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन किया रहता है वो स्पेसिंग के बेसिस पे भी डिज़ाइन होता है, स्टील के बेसिस पे। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं डिज़ाइन में। तो अभी मैं बात करता हूँ कि हम स्टीरअप प्रोवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो फंडा क्या है स्टीरअप प्रोवाइड करने का। स्टीरअप हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, पहले तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार रहता है, मेन बार रहता है जो सामने आप देख रहे हो, इनको पकड़ के रखे। ठीक है, ये एक फंडा है मतलब मेनली। दूसरा है कि क्या होता है जब शेयर फेलियर होता है तो भी आपने देखा होगा कि क्रैक मतलब ऐसे बोलोगे इंक्लाइंड क्रैक पड़ेगा, इंक्लाइंड फेल होगा, तो उसको बचने के लिए, उसको बचाने के लिए हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ क्या है हमारी, अगर आप इमेजिन करो एक हमारा बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम है, उसके बीच में लोड पड़ेगा तो हमारा जो नीचे वाला जोन होगा वो टेंसाइल, वो उसमें टेंशन होगा, ऊपर वाले में हमारा कंप्रेशन होगा। तो रिंग क्या करेगा, स्टीरअप क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। जब उसमें ऊपर से लोड पड़ेगा तो चीज़ खींचेगी। अगर आप एग्जांपल दो, रबर है, रबर को बीच में से दबाओगे, नीचे से वो खींचेगा, ऊपर से दबेगा। तो वो काम भी स्टीरअप करता है उस चीज़ को पकड़ने में, मतलब एक एंकरेज प्रोवाइड करता है स्टीरअप को स्लिपेज से, मतलब स्लिप ना हो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार, उसको पकड़ने का काम भी हमारा एक स्टीरअप करता है। और जो हुक में बोल रहा था कि हुक अल्टरनेट क्यों करनी है, हुक का भी यही काम है। हुक क्या करेगी आपका, जब वो ऊपर से लोड पड़ेगा उसको बीच में सेंटर में, तो सारा दबाव पड़ेगा स्टील पे, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होगी। तो उसको हुक क्या होगा, अगर अल्टरनेट किया होगा, सबको एंकरेज मिली होगी, सबको पकड़ने का काम वो हुक करेगी। मतलब जब उस पर दबाव पड़ेगा तो हुक खुलेगा, मतलब स्टीरअप खुलेगा, तो वो जो हुक होगी वो पकड़ के रखेगी सब बार्स को। तो यही मेन मकसद था आपको बताने का कि छोटी सी चीज़ है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर पे। मतलब कि जो आपका अगर हुक प्रॉपर वे से प्रोवाइड नहीं किया होगा तो वो हुक का कोई काम उसमें नहीं रहता है। तो गाइस, अगर इसमें कोई भी आपको समझने में दिक्कत है या वीडियो में कुछ ऐसा है आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।